नमस्कार। आज की तारीख है 21 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और आप सभी का स्वागत करता हूं एडिटोरियल नोट्स सेशन में। इस सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं, जो न्यूज़ होती है, जो इश्यू होते हैं, उन सभी को देखते हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एक आम नागरिक के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे 500 रुपये का फेल्यूडा टेस्ट जो कि कोविड-19 के लिए हो रहा है। ठीक है, तो कल हमने आपको एक क्रिस्पर टेस्ट के बारे में बताया था। उसी टेस्ट का नाम है फेल्यूडा टेस्ट। फेल्यूडा टेस्ट की जो कॉस्ट है वो 500 रुपये है। 500 रुपये में इसे कराया जा सकेगा। टाटा कंपनी और CSIR इंडिया दोनों ने मिल के इसे बनाया है। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा 20 सितंबर का वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे थाईलैंड के प्रोटेस्ट के बारे में। थाईलैंड में इस समय भारी बवाल मचा हुआ है। भारी बवाल कहने का सेंस कि वहाँ के लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत ख़तरनाक तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और थाईलैंड का वो लार्जेस्ट प्रोटेस्ट, अभी तक का लार्जेस्ट प्रोटेस्ट है। ठीक है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स शामिल हैं और ये कह रहे हैं कि जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयूत चन-ओ-चा, ठीक है, इनकी जो गवर्नमेंट है, ये जो तरीके ला रहे हैं कंट्री के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, मोनार्की के लिए, वो दैट आर नॉट राइट। ठीक है, अब प्रोटेस्ट देखिए हुआ कैसे, शुरुआत कैसे हुई। 2014 में एक पॉलिटिकल सिचुएशन आई जहाँ पे प्रयूत को पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गया, यानी जो अभी के यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हें 2014 में राजनीतिक नियंत्रण मिला थाईलैंड में। ठीक है, और ये नेशन के प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर उसके बाद 6 सालों में 2014 से लेकर 2020 तक में कंट्री की जो मिलिट्री है उसे लगातार बढ़ाते रहे, उसकी पावर बढ़ाते रहे, उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो कंट्री की मिलिट्री का प्रभाव है थाईलैंड की मोनार्की में, उसे भी बढ़ाया गया। और अब थाईलैंड की हालत ऐसी हो गई है कि वो मिलिट्री कंट्रोल जैसा हो गया है ना। मतलब जहाँ पे सैन्य शासन जिस देशों में होता है वैसी हालत हो गई है थाईलैंड की। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो थाईलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसलिए हुए क्योंकि फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी जो है फरवरी में, इस साल फरवरी में फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी को हटा दिया गया था, उसे डिसोल्यूट कर दिया गया था। थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। ठीक है, और जबकि उसमें कोई जो फ्यूचर फॉरवर्ड पार्टी है उन्होंने कोई ऐसा नियम नहीं, उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया था कि उन्हें पॉलिटिकल कंट्रोल जो है उनसे छीन लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या बोलते हैं, थाईलैंड में एक भारी विद्रोह जन्म ले रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इकट्ठा हो गए हैं सड़कों पे। कोविड-19 की सिचुएशन से जूझ रहा है और इसके बावजूद लोग सड़कों पे इकट्ठा होकर के बहुत ख़तरनाक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है थाईलैंड की कहानी। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट्री कमेटीज़ वैसे तो क्या बोलते हैं, स्टैटिक सिलेबस का हिस्सा है। ये सिलेबस का हिस्सा है, फिर भी हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में ये खबरों में रहा है। खबरों में क्यों रहा है? देखिए बात यह है कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस बिल लाया जा रहा है, जो 2 ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, इस बात से रिलेटेड कि फार्मर्स जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड APMC की मंडी हैं वहीं पे अपना जो प्रोडक्ट है, जो खेतों की फसल है, उसे ना बेचने की प्रतिबंध ना रहे उनके पास। इसके अलावा फार्मर्स अपना जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं और अपने हिसाब से प्राइस तय कर सकते हैं। तो ये ऐसा नियम लाया गया था। हाल ही में सरकार ने 2 ऑर्डिनेंस पास करा करके ऐसा नियम लाया है। ठीक है, तो अभी हालांकि बिल प्रपोजल चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो बिल होता है, ठीक है, 2 तरीके से उसे पार्लियामेंट चेक करती है किसी भी बिल को। पहला ये तरीका होता है कि उसे हाउस के दोनों फ्लोर में चेक कर लिया जाए। हाउस के दोनों फ्लोर कहने का मतलब कि जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में किसी भी बिल को चेक किया जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए पार्लियामेंट 70 से 80 दिन मिलती है एक साल में। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। तो बहुत सारे बिल होते हैं, उन सबको 70 से 80 दिन के बीच में डिबेट करा के, वोट करा के तो पास कराया नहीं जा सकता। इसीलिए कुछ ऐसे तरीके हैं कि कुछ जो बिल्स का प्रपोजल होता है उन्हें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो होती हैं क्या करती हैं, बहुत सावधानी से, जैसे ही पार्लियामेंट में सारी प्रोसेसेस होती है तो उन प्रोसेस के
इक्वल में जो इंस्पेक्शन होती है, जो जांच होती है, वो जांच करती हैं किसी भी बिल पे और अपने सुझाव भी दे सकती हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि ये इंटायर पार्लियामेंट का बिहाफ पे काम करती है। मतलब जब पूरा पार्लियामेंट नहीं होता तो उसके बिहाफ पे ये पूरे पार्लियामेंट की तरह काम करती है। अब जो पार्लियामेंट कमेटीज़ होती हैं, इनसे बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एड हॉक कमेटीज़ और स्टैंडिंग कमेटीज़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ दो तरीके की होती हैं, ठीक है। एक पर्पस बेस्ड और एक ड्यूरेशन बेस्ड। तो अगर हम बात करें तो पर्पस बेस्ड तो एड हॉक होती है, एड हॉक और स्टैंडिंग। एड हॉक कमेटी क्या होती है? एड हॉक कमेटी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, मतलब किसी विशेष कार्य के लिए इनका गठन होता है और वो कार्य समाप्त होने के बाद एड हॉक कमेटीज़ को एड हॉक कमेटीज़ का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बट जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, ये परमानेंट कमेटीज़ होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे जो कमेटीज़ होती हैं वो या तो सिंगल हाउस होती हैं या तो बोथ हाउस। सिंगल हाउस कहने का मतलब या तो लोकसभा कमेटी या तो राज्यसभा कमेटी, और जॉइंट कमेटी कहने का मतलब ये है कि ऐसी कमेटी जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कार्य करेगी, ठीक है। तो ये था पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि आपको एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रहा है, खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये क्यों इस समय चर्चा में है? देखिए, अभी ये जो जर्नलिस्ट हैं जिनकी फ़ोटो लगी हुई है, ये महोदय साहब को अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा इस बेसिस पे कि इन्होंने हमारी जो कुछ बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस हैं, जैसे कि रॉ से रिलेटेड, और जो रॉ से रिलेटेड नहीं इन्फॉर्मेशन, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कुछ चाइनीज़ ऑफिशियल्स को, वो इस बात से रिलेटेड है कि भारतीय सैनिक का जो डिप्लॉयमेंट है पैंगोंग लेक में, ठीक है, पैंगोंग लेक में जो भारतीय सैनिकों का डिप्लॉयमेंट है, उससे रिलेटेड कुछ ऑफिशियल और सीक्रेट जानकारी इन्होंने कुछ चाइनीज़ ऑफिशियल्स को दी। उसके बदले में इन्हें पैसा भी काफ़ी मिला, तो इस वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो किस एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है? देखिए, ब्रिटिश काल में बना था। ब्रिटिश काल में क्यों बना था? ताकि लोग जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल लिख देते थे, वो ना कर पाए, इसलिए ये बना था। अब देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बेसिकली क्या देखा जाता है? पहली, जासूसी, ठीक है, स्पाइंग, ठीक है, और दूसरा क्या देखा जाता है? डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोज करना, उन्हें अगर आप कहीं डिस्क्लोज करते हो, जैसे देश की सिक्योरिटी या देश की सीक्रेसी को खतरा पहुंचता है, प्राइवेसी को खतरा पहुंचता है, तो इन दो तरीक़ों से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट काम करता है। और ये दोनों तरीके अगर क्या बोलते हैं, अगर ये दोनों मामलों के अंदर आपने कार्य किया है तो आपको सज़ा मिलती है। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट ने किसी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट कहा है, ठीक है, OSA क्लॉज 6 के अंतर्गत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 6। इसके तहत क्या होता है? गवर्नमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, किसी भी मतलब जो ज़रूरी है, नॉर्मली सरकार ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही ऐसा करती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट करार दे सकती है। अब अगर सीक्रेट डॉक्यूमेंट करार दे दिया गया तो फिर RTI के तहत उसकी जानकारी नहीं मांगी जा सकती। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि क्या RTI में कोई भी क्वेश्चन का जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, ये एक उसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को कब तोड़ा गया, उसका कोई एक बड़ा एग्जाम्पल। जी हाँ, बहुत बड़ा इसका एक एग्जाम्पल रहा है। सबसे पुराना और लॉन्गेस्ट क्रिमिनल ट्रायल जो था 1985 में कुंवर नारायण स्पाई केस, जासूसी केस, कुंवर नारायण जासूसी केस था। क्या था कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के और राष्ट्रपति भवन सेक्रेटेरिएट के 12 फॉर्मर स्टाफ मेंबर, मतलब भूतपूर्व स्टाफ मेंबर जो थे, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस, सोचिए इतनी बड़ी, हमारे देश की इतनी बड़ी ऑफिस,
और राष्ट्रपति भवन के सेक्रेटेरिएट के लगभग 12 भूतपूर्व मेंबर्स को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी 2002 में। और ये सज़ा क्यों सुनाई गई थी? क्योंकि इन्होंने फ्रेंच, पोलिश और जर्मन एम्बेसीज के अधिकारियों से कुछ बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जानकारियां साझा की थी, कुछ ऑफिशियल कोड्स साझा किए थे, बताए थे, डॉक्यूमेंट्स जो कि रॉ के हैं एंड आईबी की रिपोर्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को बताया था। शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस और प्लानिंग रिलेटेड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भी लीक किया गया था। तो ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। थैंक यू सो मच आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये मेरा मेल दिया गया है ovaditya900@gmail.com। आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल।